मुझे दबाने की बहुत कोशिश की गई। यहाँ का जो सियासी निज़ाम था उसमें जो गुंडा राज था। आपके जो मुखालिफिन हैं वो आपसे कई दर्जा जो हैं वो मजबूत हैं, तो आपको क्या लगता है कि मेंढर की आवाम आप पर क्यों यकीन करे? कि जो ताकतवर होगा, गुंडा राज, गुंडा मसल पावर होगी, जिसको जो जितना बड़ा गुंडा होगा वो उतना बड़ा इलेक्शन। कुछ देर पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन कराए उसमें 90% मुझे लगता है वो लोग आगे आए जिनका पेशा ठेकेदारी था। आपने वादा किया था सरकार से कि हमें रिजर्वेशन के बाद हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि वो एहसान आप कहीं ना कहीं भूल रहे हैं? एहसान का बदला एहसान देना है तो हमें उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन अगली नस्ल भी इस बीमारी में चली जाएगी कि जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास जितने ज़्यादा चेले होंगे वही सियासत में आ पाएगा। कोई दाढ़ी रखने वाला है, टोपी लगाने वाला है, इमामा पहनने वाला है तो वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता। वो आएगा तो बेहतरीन तरीके से उसकी नुमाइंदगी कर सकेगा, क्योंकि सियासत जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें दिखाया। आपके मध्य मुकाबिल जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा उम्मीदवार है जो आपसे भी ज़्यादा मजबूत है? तालीमी निज़ाम को मैं इसलिए भी बेहतर बनाने की बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं फार्मर वाइस चांसलर हूँ, मेरा 13-14 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इन बाकियों से ज़्यादा अच्छा सर्व कर सकता हूँ। मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त सियासी माहौल ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, जहां एक तरफ सियासी जमातों की जानिब से एक मजबूत कैंडिडेट्स को जो है वो मैंडेट दिया गया है। मकामी जितनी भी सियासी जमातें जम्मू कश्मीर पूरे की बात करें, वहीं पर अगर मेंढर की हम बात करते हैं तो मेंढर में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी जो हैं वो सामने आए हैं जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को नामजद किया है। और इसमें बड़ा चेहरा अगर हम देखें तो डॉक्टर शहजाद मलिक, जो एक वक्त में एक यूनिवर्सिटी के वीसी रहे, उसके बाद मुख्तलिफ ओहदों पर जो है वो फायज रहे और अब जो है सियासत के मैदान में कूद पड़े हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना वक्त देने के लिए और स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप एक यूनिवर्सिटी के वीसी रहे हैं। लोगों को अक्सर हम देखते हैं कि जब भी वो डॉक्टर्स का पेशा हो या टीचर्स का पेशा हो या कोई भी किसी किस्म का भी पेशा हो, वो जल्दी छोड़ते नहीं हैं। तो आपकी क्या वजह रही कि आपने सियासत के लिए एक इतना बड़ा ओहदा, एक यूनिवर्सिटी को आप जो है वो छोड़कर अब सियासी मैदान में कूद पड़े? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। देखिए, जहाँ तक मेंढर का ताल्लुक़ है, मैं मेंढर का एक गांव है कसबलाड़ी, वहाँ का रहने वाला हूँ। और जब मैं यहाँ से पढ़ने के लिए भी बाहर गया और उसके बाद में जो भी मेरा सफ़र था वो मैंने तय किया, लेकिन सफ़र तय करने के बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि हमारा एरिया जो है वो फार फ्लंग एरिया है, यतीम गरीब मसकीन लोग रहते हैं और इतना फार फ्लंग एरिया होने के बावजूद भी यहाँ की सियासत ने उन लोगों का जो पोटेंशियल है उसको ख़त्म कर दिया है, उनकी ताकत को ख़त्म कर दिया है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई नौजवान नस्ल के लिए पॉलिसीज़ नहीं बनवाई गई हैं। तो लिहाजा मेरे दिल में एक हिम्मत मैंने दिल से ली, एक ताकत आई कि मैं अपने एरिया को सर्व करूं। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना कोई अपने मफाद के लिए किसी सियासत में आना चाह रहा था, बल्कि उस ओहदे पे रहने के बावजूद भी मैंने यहाँ के लोगों को 50% फ़ीस पे वहाँ पढ़ाया और कोशिश की कि मैं नौजवान साथियों को या यहाँ के जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी ठीक करने के लिए मैंने वहाँ से कोशिश की। लिहाजा एक वक्त आया कि जब मैंने वो रोल अदा करना शुरू किया एज ए सोशल एक्टिविस्ट, तो मुझे दबाने की बहुत कोशिश की गई। यहाँ का जो सियासी निज़ाम था उसमें जो गुंडा राज था, जो ताकतवर लोग थे, जिन लोगों ने ज़ात पात और बरादरी के नाम पे मेंढर के लोगों के पोटेंशियल को ख़त्म किया गया था, उन्होंने मुझे दबाने की बहुत कोशिश की। लेकिन मैं 7 साल से लगातार 2018 से लेकर अभी तक कोशिशें करता रहा, आवाज़ उठाता रहा, जहाँ जहाँ इनजस्टिस होता रहा लोगों के साथ उसकी आवाज़ बुलंद करता रहा। ख़ासकर जैसे बॉर्डर एरिया के अंदर आप देखते थे शेलिंग होती थी, तो मैं जब भी बॉर्डर एरिया का विज़िट किया तो मैंने देखा बंकर्स का बहुत बड़ा स्कीम हुआ है यहाँ पे। मैंने उसको उजागर किया, मैंने लोगों तक लाया, गवर्नमेंट तक पहुँचाया। इसी तरह छोटे से लेकर बड़े काम तक जितनों में करप्शन हो रही है आज तक, जितनों में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हमेशा ज़ात पात के नाम पर, पैसे के नाम पर, ठेकेदारीज़म के नाम पर, तो मुझे लगा कि इस मैदान में यतीम गरीब मसाकीन की आवाज़ उठाना और इनकी मदद करना सबसे बड़ा जिहाद यही है। इसलिए मैंने अपने लोगों को सर्व करने के लिए, क्योंकि मैं
एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए मुझे महसूस हुआ कि मुझे रीपे करना चाहिए अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को, अपने एरिया को डेवलप करने की बात करें। हालांकि आप जानते हैं कि मेंढर से अगर कोई भी पढ़ लिख कर कहीं भी किसी पोस्ट पर जाता है तो वो सेटल होने के बाद कहीं वापस मेंढर का मुंह नहीं देखता है। कई बार लोग सोचते होंगे कि सब लोग सियासी मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रोटोकॉल के लिए, अपनी लाइफ को लग्जरी करने के लिए सियासत में जाते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हक़ की सियासत की जाए, सच्चाई की सियासत की जाए, ज़ात बरादरी से ऊपर उठ के सियासत की जाए, ठेकेदारी इज़्म से ऊपर उठ के जो है और नफ़रत से ऊपर उठ के अगर सियासत की जाए, तो मुझे लगता है कि सियासत एक फ़कीरों का पेशा है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आपकी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन नौजवान साथियों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, अपने एरिया के लिए, जो आने वाली नस्ल आपकी तरफ एक उम्मीद लगाए हुए है, एक अपना हक चाह रही है आपसे। मुझे इसी वजह से इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने लोगों को सर्व करूंगा, उनकी आवाज़ बुलंद करूंगा और गवर्नमेंट तक इस आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और इसलिए सियासी पॉलिटिक्स का ये प्लेटफॉर्म इसलिए चुना कि इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके इन लोगों ने हमारे लोगों के पोटेंशियल को ख़त्म किया है, हमारे लोगों की ताकत को ख़त्म किया, हमारे लोगों के ईमान को ख़त्म किया है। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे से टकराव की राजनीति की है और उस टकराव की राजनीति में हमेशा नुकसान गरीब, यतीम, मसाकीन का हुआ। मलिक साहब, आपको सियासत में आए हुए कुछ अरसा हुआ है, आपके कंपिटेंट अगर हम देखते हैं तो वो आपके जो मुखालिफिन हैं वो आपसे कई दर्जा जो हैं वो मजबूत हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेंढर की आवाम आप पर क्यों यकीन करेगी? क्यों मेंढर की आवाम आपको वोट देकर आपको इक़्तिदार में लाएगी? ऐसा आपको क्यों लगता है? अब मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने सवाल जो पूछा कि मुझसे मजबूत हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको बहुत तजुर्बा भी है। हाँ। बहुत अरसा हो गया है उनको अपनी जमात में और सियासत के मैदान में काफी। देखिए, जमात का सिस्टम जो है वो मेंढर से ख़त्म हो चुका है। जमात कोई भी हो, ये भी एक बीमारी है। वो ऐसी बीमारी है कि लोगों के जहन में जैसे गुज्जर और पहाड़ी का एक इंजेक्शन लगाया हुआ था, इसी तरह ताकतवर लोगों ने ये तय कर रखा था मेंढर में कि जो ताकतवर होगा, गुंडा राज, गुंडा मसल पावर होगी, जिसको जो जितना बड़ा गुंडा होगा वो उतना बड़ा इलेक्शन लड़ पाएगा। लेकिन अब एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं और ख़ासकर नौजवान बदल गए हैं, ख़ासकर सोशल मीडिया का दौर है। आज वो वक्त नहीं रहा कि जब आप बूथ कैप्चरिंग करते थे, आज वो वक्त नहीं रहा कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना लेते थे, आज वो वक्त नहीं रहा कि 40 साल 30 साल जो है आपने सियासत पहाड़ी गुज्जर के नाम पर की। मुझे लगता है कि मजबूती जो होनी चाहिए पॉलिसीज़ में, तो आप बताएं 40 साल से जो मजबूत लोग आप बता रहे हैं उन्होंने आवाम के लिए क्या किया, उन्होंने नौजवानों के लिए क्या किया। आप मेंढर के हॉस्पिटल को देखें, उसके लिए क्या हुआ। आपको इंडोर और आउटडोर गेम्स की बात करेंगे तो उनके लिए क्या हुआ। 95% आबादी जो है वो मुसलमानों की है यहाँ पे। आप देखें इनके पास ईदगाह नहीं। तो किस तरीके से आप मजबूत कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ईमान से ये कह रहा हूँ कि ईमान में हम इनसे कई गुना मजबूत होंगे, क्योंकि हमने नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए ठान लिया। और अब का नौजवान जो पढ़ा लिखा तबका है, इंटेलेक्चुअल तबका है, वो इन सारी चीज़ों से बाहर आना चाहता है और इनको जवाब देना चाहता है। इन लोगों को अवेयर करना चाहता है जो नौजवान साथी हैं कि अब हमारी लड़ाई उन लोगों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने गुंडा राज करके हमारे हकूक़ को दबाया है। हमें किसी से कोई डर नहीं लगता, ना हम इन चीज़ों से परेशान होते हैं। यह परेशानी का वक्त चला गया। हमने सिर्फ आवाज़ बुलंद करनी है, इसलिए कोई भी ताकतवर नहीं है। ताकतवर वही होगा जो ईमानदारी से काम करेगा, हक के ऊपर चलेगा, उसको ताकतवर करा जाता है। मुझे आज मेंढर के इस नक्शे को देखकर आप जहाँ जहाँ पंचायत वाइज गानी बल्लोई से लेकर चंडियाल संगेड़ तक जाएंगे, जिन लोगों ने ज़ात बरादरी की, नफ़रत की पॉलिटिक्स की है, अब लोग उनको जवाब देना चाहते हैं। अब लोग इस बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं। अब नौजवान डेवलपमेंट चाहता है। अब नौजवानों को हमेशा जो ये इंजेक्शंस देते रहे, वो एक ही चीज़ का इंजेक्शन देते रहे कि ये हमसे कभी काम का हिसाब ना पूछें। हमने पहले इलेक्शंस जो होते थे वो ताकत के बलबूते लड़े जाते थे, फिर पहाड़ी गुज्जर के नाम पे लड़े जाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ देर पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DDC BDC के इलेक्शन कराए, उसमें 90% मुझे लगता है वो लोग आगे आए
जिनका पेशा ठेकेदारी था। मुझे ये लगता है कि अब अगली नस्ल भी इस बीमारी में चली जाएगी कि जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास जितने ज़्यादा चेले होंगे वही सियासत में आ पाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह तबारिक ताला हम इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर लोगों की परेशानियों को देख के लोगों की इज्जत करना चाहते हैं, लोगों की बात रखना चाहते हैं, लोगों तक हक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों के दिलों से नफ़रत निकालना चाहते हैं। और जो भी लोग नफ़रत की राजनीति करके यहाँ तक पहुँचे हैं, मुझे लगता है कि अब उनके किले ढहेंगे और आप खुद इस कैमरे की आंखों से भी और अपनी आंखों से भी देखेंगे। मलिक साहब, आप पे इल्ज़ामात हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, तो ऐसे में जब आप अगर जीत भी जाते हैं तो आप मिल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं एक चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और भी जमात हो, जमात का तो मैं नहीं कहूँगा, इल्ज़ाम लगाने वाले वही लोग थे जो आज खुद भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो मेरा ये सवाल उनसे है कि इल्ज़ाम तो आप मुझ पे लगाते थे, 7 साल पहले से लगाते आए, लेकिन आज तो आपने खुद ज्वाइन कर लिए, आज तो आपने खुद ही ढोल बजा लिए, आज तो आपने खुद ही पटे डाल लिए, तो मेरे पे क्या इल्ज़ाम है इस चीज़ का? मैं जब कोई इल्ज़ाम तो दो, पार्टी कोई भी ख़राब नहीं है, पार्टी का कोई इल्ज़ाम नहीं है मेरे ऊपर, मेरी कोई आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है, मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। मैंने तो लोगों को जोड़ने की बात की है, मैंने लोगों के मफाद की बात की है, मैंने लोगों के हक़ की बात की है। इसके लिए इल्ज़ाम एक नहीं 500 भी लगे, हमें परवाह नहीं, हमें परेशानी नहीं है। हमें अपने ईमान के ऊपर पूरा यकीन है और ईमानदारी से हम लोगों के सामने जब भी किसी पार्टी में मुझे जाना पड़ेगा, मैं अपने लोगों से फ़ैसला करा के ही पार्टी तक जाऊँगा। ये मेरा वादा आवाम के साथ 7 साल पहले भी था। मैं आज आपके कैमरे के ऊपर इस आपके चैनल के वसादत से कह देना चाहता हूं कि मुझे जब भी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, इंशाअल्लाह तबारिक व तआला, ये बात ये रिकॉर्ड आप रखना कि जब भी मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करनी होगी, मैं हर पंचायत में से 5-5 लोगों को बुलाऊंगा इंशाअल्लाह, और फैसला शरेआम होगा, पब्लिक फैसला करेगी कि मुझे किस जमात में जाना है और किस में नहीं जाना है। मलिक साहब, हम देखते हैं अपने रजौरी पुंछ दोनों जो जुड़वा इजलाइन में हम देखते हैं कि अक्सर कास्ट पॉलिटिक्स को, और अब तो नई एक बात हमने देखी है कि रिलीजियस कार्ड जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप आज़ादाना तौर पर जो है वो मेंढर की नुमाइंदगी करने के लिए खड़े हुए हैं। अब मुझे ये तो कास्ट पॉलिटिक्स तो हमेशा यहाँ चलती रही, तो मैं ये कह रहा हूँ हमारी लड़ाई ही कास्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ है। हमने ज़ात बरादरी के नाम पे 30-40 साल अपने खोए हैं, और ये सब मफाद परस्ती की बात है। ये जब चाहते हैं अपना स्टैंड बदल देते हैं। एक नेता एक दिन एक कौम की बात कर रहा होता है, लेकिन जब उसने पार्टी बदलनी होती है तो वो दूसरी बात करना शुरू हो जाता है। तो मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, ईमान अपनी जगह, लोगों का दुख दर्द अपनी जगह, लेकिन जब तक हम सब इस प्लेटफॉर्म से ऊपर उठकर नौजवान साथी और बुज़ुर्ग इकट्ठे काम नहीं करेंगे, तब तक नफ़रत ख़त्म नहीं हो सकती। एक, और दूसरा जो आपने पूछा क्या, मज़हब, अगर मान लीजिए कोई भी शख्स अपने मज़हब को फॉलो कर रहा है, चाहे वो हिंदू है, सिख है और इस्लाम पे चलने वाला है कोई, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें मज़हब का कोई कार्ड है। अगर वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखेगा तो ये तो वाजिब है, उसको रखना है। अगर वो नमाज़ पढ़ता है, टोपी लगाता है, तो इससे रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, ये तो उसका रिलीजन है, उसको मानना है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया आज का ये ज़माना कि कोई दाढ़ी रखने वाला है, टोपी लगाने वाला है, इमामा पहनने वाला है तो वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता। वो आएगा तो बेहतरीन तरीके से उसकी नुमाइंदगी कर सकेगा, क्योंकि सियासत जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें दिखाया और समझाया। वो सियासत करो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, वो इबादत करो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। इसलिए रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अपने मज़हब पर खड़ा हो रहा है, कोई भी मज़हब को मान रहा है, और अगर वो पूजा पाठ कर रहा है या नमाज़ पढ़ रहा है, तो मेरा ये मानना है कि एज़ कम्पेयर टू अदर्स वो अच्छा इंसाफ कर पाएगा, वो अच्छी बात कर पाएगा, वो नफ़रत से दूरी बना पाएगा, वो लोगों के हक़ की बात कर पाएगा। क्योंकि सारे मज़हब हक़ देने की बात करते हैं, सारे मज़हब यतीम गरीब मस्कीन को खाना खिलाने की बात करते हैं, सारे मज़हब यतीम गरीब मस्कीन को उठाने की बात करते हैं, सारे मज़हब इस पूरी इंसानियत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और सारे के सारे मज़हब हमारे अपने एरिए को, अपने मुल्क को मजबूत बनाने की बात करते हैं। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि अगर कोई मजहबी आदमी
आएगा तो वो रब से डरने वाला होगा, और जो इंसान रब से डरने वाला होगा वो यतीम गरीब मस्कीन का हक नहीं खाएगा। आप इक़्तिदार में आते हैं तो मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आपका क्या विजन है, क्या चेंजेस जो हैं आपको लगता है कि लाने की ज़रूरत है अगर आप इक़्तिदार में आते हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले जो हेल्थ सेक्टर हमारा है, PHCs हों या हॉस्पिटल्स हों, सबसे बुरा हशर है उनका। इलेक्ट्रिसिटी वाले मामले में देखिए उसमें भी हाल ठीक नहीं है। जल जीवन मिशंस जो जैसे यहाँ काफ़ी देर से चला रखा है, लेकिन लोगों के पास पानी की प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा हमारा टनल है उसको देख लें, रेलवे लाइन है हमारा उसको देख लें। यहाँ पे जो है मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था वो भी नहीं है, हॉस्पिटल भी अच्छा नहीं है, स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब है। बॉर्डर एरिया के लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनवाने की बात करेंगे, बॉर्डर एरिया को डेवलप करने की बात करेंगे, बॉर्डर के अंदर में बुलेट प्रूफ जो है एम्बुलेंसेस लाने की बात करेंगे, और जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट लाने की कोशिश करेंगे, अच्छे मुद्दे जो भी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की बॉर्डर करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उससे चेंज ज़रूर आएगी। एक सवाल जो हम देखें कि लोकसभा इलेक्शंस में भी काफ़ी पूछा गया और असेंबली इंतखाबात के आते आते भी एक बात चल रही है पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट में रिजर्वेशन के बाद से कि एहसान का बदला एहसान, चूँकि आप भी पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और पहाड़ी कबीले की एक तहरीक जो चली है रिजर्वेशन को लेकर उसमें आपका भी हिस्सा रहा है, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि जो आपने वादा किया था सरकार से कि हमें रिजर्वेशन के बाद हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि वो एहसान आप कहीं ना कहीं भूल रहे हैं? मैं तो आपको पहले ये कहना चाहूँ कि 7 साल हो गए मुझे, तो हमारा स्टैंड जो था वो उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोड़ने का था। मेरा स्टैंड तो कभी ये नहीं रहा। अलबत्ता जो जिसका हक है, जो जिसको देना चाह रहा है, अगर एहसान का बदला एहसान देना है तो हमें उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले एहसान का बदला एहसान चुकाना पड़ेगा रब काबा को। 2 रकात नमाज नफल पढ़कर सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का हम शुक्रगुजारी करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्रगुजारी करेंगे कि जिनकी वसीला से हमें ये ज़िंदगी मिली, ये इंसानियत मिली, ये मुल्क मिला, ये वतन मिला, ये एरिया मिला, ये आंखें मिली। तो मैं उनसे भी ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा इस पे कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन पहले क्या हम लायल हैं अल्लाह के लिए, क्या हम लायल हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? तोड़ के नफ़रत फैलाकर हम अपने लोगों को बेवकूफ़ ज़्यादा तेर नहीं बना सकते। इसलिए मेरा स्टैंड क्लियर है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जोड़ना चाहते हैं। यही मेरा स्टैंड पहले था, यही मेरा आज है। इसमें मुझे कोई नुकसान होता है तो हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क को अपने अंदर से ख़त्म करके इस आवाम को बांटें अपने मफाद के लिए, और अपने मफाद के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाएं जहां से आने वाली इंसानियत भी हमें याद रखेगी। ऐसा मुझे नहीं लगता कि मुझे करना चाहिए, और मैं करूंगा भी नहीं। अच्छा, आपके मध्य मुकाबिल जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा उम्मीदवार है जो आपसे भी ज़्यादा मजबूत है इस वक्त? क्योंकि आपको सियासत में आए हुए कम ही अरसा हुआ है, आपके मध्य मुकाबले देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त मजबूत हैं, जो सियासी एतबार से भी, और दूसरे अगर हम देखें तो या मुझे नहीं पता आप कौन से चश्मे से इनको देख रहे हैं मजबूती वाला, लेकिन इस बार अवाम मेंढर ने यह तय कर लिया है कि इस बार अवाम मेंढर जो है वो मजबूत है, ना कि पॉलिटिकल कोई लीडर जो है वो मजबूत है। क्योंकि इन्होंने अपना रोल अदा नहीं किया, इसलिए अवाम तंग है, परेशान है। नौजवानों ने भी और बुज़ुर्गों ने भी ये तय किया है कि मजबूती क्या होती है इस इलेक्शन के बाद आपको पता चल जाएगी। इसीलिए मैं आपको भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी पुराने वाला चश्मा बदल के नए वाला चश्मा रखिए, क्योंकि ये जो रवायती सियासत थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। रवायती सियासत को पढ़ा लिखा तबका नकार चुका है, नौजवान तबका नकार चुका है, और इंशाअल्लाह पॉलिटिक्स में जब पढ़ा लिखा कोई भी शख्स आएगा, मेरे बगैर भी कोई आएगा, तो वो ये ज़रूर चाहेगा कि नौजवान की आवाज़ दबाई ना जाए, बल्कि नौजवान की आवाज़ बुलंद की जाए। वक्त चला गया जब मजबूती की बातें करते थे, जब यहाँ से आवाज़ देते थे तो दराटी से आदमी खड़ा हो जाता था। अब लोग अवेयर हैं, लोग पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लोग सोसाइटी को रीपे करने की बात कर रहे हैं, लोग अपना हक जानते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, नौजवान तबका है, आवाज़ बुलंद कर चुका है, और मुझे लगता है कि इस आवाम से और ख़ासकर नौजवानों से ज़्यादा मजबूत कोई भी नेता नहीं है। और इस बार की आंधी नौजवानों की में कोई भी पार्टी और कोई भी मजबूत लीडर जिसको आप कह रहे हैं वो मिलेगा नहीं इंशाल्लाह।
आप एक आखिरी बात, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि मेंढर की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तालीमी निज़ाम जो है वो बहुत ही, हम देखें कि नाक़िस रहता है, अक्सर जो है लोगों की जानिब से भी कहा जाता है। तो आप अगर इक़्तिदार में आते हैं तो तालीमी निज़ाम को किस तरीके के बेहतर आप बनाने की कोशिश करें? देखिए, तालीमी निज़ाम को मैं इसलिए भी बेहतर बनाने की बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं फार्मर वाइस चांसलर हूँ। मेरा 13-14 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इन बाकियों से ज़्यादा अच्छा सर्व कर सकता हूँ। गानी बलनोई से लेके चंडियाल सिंगयोर तक मैंने मोस्टली स्कूल्स की विज़िट की है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पुराने टीचिंग मेथड्स वैसे रखे हैं, जो पॉलिसीज़ नई आई हैं पुराने टीचर्स को अभी तक काफ़ी सारी चीज़ों की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं बच्चों की दिक्कत को भी समझता हूँ, टीचर्स की दिक्कत को भी समझता हूँ, एरिया की दिक्कत को भी समझता हूँ। इंशाअल्लाह जो भी बेटर पॉलिसी आगे आने वाले वक्त में होगी उसको देखते हुए, उसको साथ में सबको लेकर सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को, अपने बड़ों को, नौजवानों को, एजुकेशन के सारे लोगों को इंशाअल्लाह एक बेहतर उसका रास्ता निकाला जाएगा। जो हमसे उसमें मदद हो पाएगी, जो हमारी चीज़ें उसमें रख पाएंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। और जो अभी तक एजुकेशन का निज़ाम है उसको बदलने की कोशिश करेंगे। आखिरी एक और आखिरी बात में जहन में जो आ रही है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि पुंछ ज़िला जो है कुपवाड़ा के बाद बहुत ज़्यादा ड्रग्स में जो है वो जा रहा है। चाहे हम जम्मू कश्मीर अगर पूरे की हम बात करते हैं, अभी पीछे मैंने डेटा देखा था तो 1 लाख से ज़्यादा जो है उसमें नौजवान जो हैं वो आ रहे हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं जो इस बिद्दत की शिकार हैं। तो ऐसे में मेंढर में भी हमने बहुत सारे केसेस आए रोज़ हम सुनते हैं, किसी की मौत हो रही है या ड्रग पैडलिंग्स के जो है वो केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में आपके मंशूर में इन सब चीज़ों से निपटने के लिए क्या ऐसे इक़दाम होंगे जो आप लाना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इस ड्रग्स वाले मामले में हम बहुत देर से अवेयर कर रहे हैं लोगों को, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। दुश्मन मुल्क है, वो खेलना चाहता है, खिलवाड़ करना चाहता है, हमारे मुल्क की इज़्ज़त को जो है वो दाव पे लगाना चाह रहा है। तो उसने नई चाल जो निकाली थी वो चाल यही थी ड्रग्स की। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी अवेयर करेंगे, उनके माँ बाप तक भी पहुँचेंगे, बच्चों तक भी पहुँचेंगे, अवेयरनेस करेंगे, उनको कैंप्स लगाएंगे, डी एडिक्शन सेंटर्स जितने हो सकेंगे खुलवाने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह तबारिक तआला नौजवानों को समझाने की कोशिश करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर कुछ ऐसे स्टेप्स ज़रूर लेंगे कि जिससे आने वाली नस्लों को ज़रूर फ़ायदा हो। चलिए, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शहजाद मलिक, जिनका कहना है कि इस बार नौजवानों के लिए, ख़वातीन के लिए और बाकी जो मिसाइल मेंढर के हैं उन पर बात की जाएगी। और इस बार का नौजवान जो है इतना बेदार हो चुका है, उसमें इतनी कॉन्शियसनेस आ चुकी है कि वो इस बार ज़ात बरादरी से उठ कर जो है वो डेवलपमेंट को तरजीह देगा और अपना वोट जो है वो कास्ट करेगा।